हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल पाएगा। केवल 249 रुपीज़ आपको पे करने हैं और 1 साल की वैलिडिटी आपको इसमें मिलती है, जिसमें आप जितने भी हमारी पीडीएफ कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा साल भर में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या कोई भी भर्ती हो जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये ऑफ़र जो है जल्दी एंड भी होने वाला है, इसके बाद फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। ओटावा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? ओटावा किस देश की राजधानी है? मैक्सिको, कनाडा, बेल्जियम या फिर डेनमार्क? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। Which country's Nadia Calvino appointed as the president of the European Investment Bank? किस देश की नाडिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। आपको जानना चाहिए कि नाडिया कैल्विनो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनी है और इस पद पर ये वर्नेल होयर को रिप्लेस कर रही हैं। आपको बता दें ये 8th प्रेसिडेंट रहेंगी इस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, साथ ही पहली महिला भी रहेंगी जो इस बैंक को हेड कर रही हैं। साथ ही पहली स्पेनियार्ड यानी कि स्पेन की रहने वाली भी होंगी जो कि इस बैंक को हेड कर रही हैं। आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि जो कैल्विनो हैं ये इससे पहले जो स्पेन की गवर्नमेंट है उसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साथ ही मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड एंटरप्राइज भी इनके पास रहा है। अब अगर हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो क्विर्चबर्ग लग्जमबर्ग बेस्ड ये बैंक है और यूरोपियन यूनियन का इन्वेस्टमेंट बैंक है ये। 27 मेंबर स्टेट्स जो इसको ओन करते हैं। ये लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। Who recently assumed command of the Chetak Corps as the 34th General Officer Commanding? हाल ही में 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कॉर्प की कमान किसने संभाली? सही आंसर ऑप्शन डी है, नागेंद्र सिंह। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ये चेतक कॉर्प्स के 34th जनरल ऑफिस कमांडिंग बनाए गए हैं और इस पद पर ये लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय को रिप्लेस कर रहे हैं। चेतक कॉर्प्स जिसे एक्स कॉर्प भी कहते हैं, ये इंडियन आर्मी से संबंधित है, बठिंडा बेस्ड है ये और साउथ वेस्टर्न कमांड का ये एक पार्ट है। वहीं आपको जानना चाहिए कि वाइस एडमिरल संजय जे सिंह इन्होंने वेस्टर्न नेवल कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद जो है संभाला है और ये पद इन्हें मिला है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से। Who won the प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ 2023 अवार्ड? 2023 का प्यूबिटी पुरुष एथलीट पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, विराट कोहली। आपको जानना चाहिए कि टीम इंडिया के बैट्समैन विराट कोहली ये 5 लाख वोट के साथ प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के विनर घोषित हुए हैं और इस कंटेस्टेंट में इन्होंने अर्जेंटाइन फुटबॉलिंग ग्रेट लियोनेल मेसी को हराया है।
78% वोट्स इनको मिले हैं, वहीं मेसी को केवल 28% वोट्स मिले हैं। हालांकि अर्जेंटीना फुटबॉल स्टार लायोनेल मेसी इस वर्ष टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है घोषित किए जा चुके हैं, पर इस मामले में ये विराट कोहली से काफ़ी पीछे हैं। इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 4 ईयर्स। देखिए, भारत ने 1 जनवरी 2024 से यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। ये कार्यकाल इसका 4 साल तक के लिए रहने वाला है। आपको बता दें, इसका मेंबर ये पिछले साल यानी कि 2030 में अप्रैल के महीने में चुना गया था। लगभग 2 डिकेड के गैप के बाद, यानी कि 2 दशक के बाद भारत इसका मेंबर बना है। 24 मेंबर यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये एक फंक्शनल कमीशन है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की स्थापना 1947 में हुई थी। जो भी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न है, उसका जो भी स्टैटिस्टिकल संबंधी जो भी कार्य रहता है, उसे ये कमीशन देखती है। नेम द को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ई कॉमर्स स्टार्टअप ऑपडोर। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ई कॉमर्स स्टार्टअप ऑपडोर लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है सचिन बंसल, और माफ़ कीजिएगा बिन्नी बंसल। ऑप्शन बी होगा इसमें ना, बिन्नी बंसल। देखिए, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल, इन्होंने एक नया ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपडोर, जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। B2B याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या होगी? बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो ये जो स्टार्टअप है ये सिंगापुर रजिस्टर्ड एंटिटी के तहत ओपन किया गया है, जिसे 3 स्टेट वेंचर्स बोलते हैं, और अब इसका नाम हो गया है ऑपडोर। आपको जानना चाहिए बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी अपने फेलो IIT ग्रेजुएट सचिन बंसल के साथ मिलकर साल 2007 में बेंगलुरु में। तो ये दोनों भाई नहीं है, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, ठीक है। Which agency has signed an MOU with the National Remote Sensing Center NRSC to develop and report a green cover index? किस एजेंसी ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा NHAI। देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ अंडर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, जिसके तहत जो नेशनल हाईवेज़ हैं भारत में उनके एक्सटेंसिव नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाएगी। आपको बता दें, साल 2015 में भारत में ग्रीन हाईवेज पॉलिसी लॉन्च की गई थी। वहीं आपको जानना चाहिए एक और करंट अफेयर, REC लिमिटेड, इसने एक MOU साइन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत REC लिमिटेड इस रेल विकास निगम लिमिटेड को 35,000 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 5 साल तक। CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, प्रदीप कुमार दास, इन्होंने कहा है कि साल 2004 ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन के तौर पर मनाया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹25,000 करोड़। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। आपको जानना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और एक लीडिंग NBFC भी है पावर सेक्टर के क्षेत्र में, इसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ गांधीनगर में, जिसके तहत जो गवर्नमेंट है वहाँ की गुजरात की, उनका जो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लगभग 25,000 करोड़ रुपये तक जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो खादी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इन्हेंस की जाए और जो आर्टिसंस हैं उनको एम्पावर किया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए जाएं अंडर मेड इन इंडिया बैनर फॉर खादी। What does KLI SOFC stand for in context of the inauguration by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई KLI SOFC का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन।
आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कावारत्ती लक्षद्वीप में कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट यानी कि KLISOFC को लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं। ये जो कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है, ये एक केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि मेनलैंड कोच्चि से लेकर और 11 जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जिनके नाम इस तरह से हैं कावारत्ती, अगाती, अमीनी, कदमत, चिटलित, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंद्रोथ, किल्टन, बंगाराम एंड बित्रा। तो यहाँ तक ये कनेक्टिविटी पहुँचाई गई है केबल के माध्यम से, सबमरीन केबल के माध्यम से। इस प्रोजेक्ट को फंड किया है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत आता है और इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी रही है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। How much higher was the total monthly UPI transaction amount in December 2023 compared to the corresponding data of 2022? दिसंबर 2023 में कुल मासिक UPI लेन देन राशि 2022 की तुलना में कितनी अधिक थी? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 54%। देखिए मंथ अगर हम बात करें UPI वॉल्यूम वाइज, UPI तो आप समझती हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो जो वॉल्यूम रहा है UPI ट्रांजैक्शंस का ये मंथ आफ्टर मंथ बढ़ता ही जा रहा है। तो जो टोटल मंथली ट्रांजैक्शन अमाउंट रही है दिसंबर 2023 में ये 18.23 लाख करोड़ रुपीज़ रही है जो कि 2022 दिसंबर से 54% अधिक है। वहीं अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो दिसंबर 2023 में हुए वो 12.02 बिलियन रहे हैं जो कि दिसंबर 2022 के आंकड़ों से 42% अधिक हैं। वहीं आपको जाना चाहिए नवंबर में जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है ये 17.40 लाख करोड़ रुपीज़ रही थी, वहीं अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपीज़ रही थी। और जो UPI ट्रांजैक्शन का नंबर रहा ये नवंबर में 11.24 बिलियन रहा था, वहीं अक्टूबर में 11.41 बिलियन रहा था। तो आप देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है सब। अगर हम जो है पूरे 2023 की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रहा ये 117.6 बिलियन का रहा, वहीं जो वैल्यू रही वो 183 ट्रिलियन रुपीस की रही है। आपको जानना चाहिए कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ा है 4.47 बिलियन US डॉलर से और कितना पहुंच गया 620.441 बिलियन US डॉलर। कब तक की बात हो रही है? 22 दिसंबर तक की बात हो रही है। तो 21 मंथ हाई पर ये पहुंच चुका है। आपको बताएं जो 2023 रहा है इसमें RBI ने 58 बिलियन US डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज किटी में ऐड किए हैं। What is the new bulk deposit limit set by RBI for scheduled primary urban cooperative banks in Tier 3 and 4? Tier 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए RBI द्वारा निर्धारित नई थोक जमा सीमा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1 करोड़ रुपीज़ एंड अबव। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की रहेगी। फिलहाल ये कितनी है? 15 लाख है, इससे ज़्यादा तो अब कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ या इससे ज़्यादा। स्पेसिफिकली बात करें तो किन के लिए बढ़ाई गई है? जो इस तरह के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो Tier 3 में आते हैं, ठीक है, Tier 3 में आते हैं और जिनका डिपॉजिट मोर देन 1000 करोड़ है या फिर अप टू 10,000 करोड़ रुपीज़ है और जो Tier 4 में आते हैं। तो Tier 3 और Tier 4 की कैटेगरी में आने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो 1 करोड़ या इससे अबव की रहेगी। और इसके अलावा और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो लिमिट है वो 15 लाख या इससे ज़्यादा की ही रहेगी जो पहले थी। केवल Tier 3 और Tier 4 के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए बढ़ाई गई है। वहीं अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए तो इनके लिए बल्क डिपॉजिट लिमिट ये 2 करोड़ या इससे ज़्यादा की है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले बैंक एग्जाम में पूछा सकता है किसी भी। What is the maximum aggregate holding percentage allowed for ICICI Prudential AMC and ICICI Prudential Life in RBL Bank? RBL बैंक में ICICI Prudential AMC और ICICI Prudential Life के लिए अनुमत अधिकतम कुल होल्डिंग प्रतिशत कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 9.95%। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि ICICI Prudential एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये RBL बैंक लिमिटेड में 9.95% तक की पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं। वहीं आपको जानना चाहिए ड्रग मेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने 100% शेयर एक्वायर कर लिए हैं इजराइल बेस्ड लिब्रा मर्जर लिमिटेड में
और ये सन फार्मा का दूसरा बाय रहा है इसराइल में। इससे पहले टेरो फार्मा को भी एक्वायर कर चुका है। What is the fixed price for premature redemption of two tranches of sovereign gold bond issued in January 2018 and January 2019? जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में जारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की दो किस्तों के समय पूर्व मोचन के लिए निर्धारित मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6,331 रुपीज़ पर यूनिट। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे उनके लिए जो प्रीमैच्योर जो रिडेम्पशन है उसके लिए जो प्राइस है वो फिक्स किया है 6,333 रुपीज़ पर यूनिट का। देखिए, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं ना, ये 8 साल के लिए इशू किए जाते हैं। तो 8 साल के लिए इशू किए गए 2018-19 में। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये रहता है कि अगर वो प्रीमैच्योर रिडीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 5 साल के बाद। जब इशू हुआ ना उसके 5 साल के बाद जो है वो रिडीम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वही प्राइस यहाँ पर फिक्स किया गया है। जो प्रीमैच्योर जो लेना चाहते हैं 6,331 रुपये पर यूनिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो लेंडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं या और कोई एजेंसी हैं, उनको जो टाइमलाइन दी गई थी लोन अकाउंट से संबंधित उसे 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब टाइमलाइन ये दी थी कि जो ये लेंडर्स होते हैं जो लोन वगैरह देते हैं, ये क्या करते हैं, जो पेनल्टी वगैरह लगाते हैं लोन अकाउंट्स पर, तो उसको एज अ रेवेन्यू की तरह यूज़ करने लगे थे कि उससे जो है ये हमारा रेवेन्यू बन रहा है। तो पेनल्टी, ज़बरदस्ती पेनल्टी लगाने लगे थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शंस इशू की थी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे और कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक इनका पालन करो, ये आपके रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। तो 3 और मंथ इसके लिए बढ़ा दिए गए उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए। वहीं आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं REs एंड देयर इंटरनल एम्बुड्समैन, इन्हें ये इंश्योर करना चाहिए जो कस्टमर की कंप्लेन है, ठीक है, उसका जो समाधान है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। जब कंप्लेंट मिले उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसका समाधान कर दें। What percentage decline was observed in the investment income of the life insurance industry in fiscal 23? फिजिकल 23 में जीवन बीमा इंडस्ट्री की निवेश आय में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.63%। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI के लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें डिक्लाइन देखने मिला है। ये 6.63% रहा है फिजिकल 23 में, और मतलब 6.63% का डिक्लाइन रहा है फिजिकल 23 में, और वैल्यू कितनी रही 3.89 लाख करोड़ रुपीज़। पब्लिक सेक्टर इंश्योरर ने 7.25% की ग्रोथ देखी है। वहीं प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स ने डिक्लाइन देखा है 39.86% का अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में 2022-23 में। टोटल पेड अप कैपिटल में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। एज ऑफ मार्च 2023 जो टोटल पेड अप कैपिटल है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स की, ये 34,957 करोड़ रुपये रही है, यानी कि 1.66% डिक्लाइन रहा है मार्च 2022 के कंपेयर में। जो इन्वेस्टमेंट इनकम रही सभी जनरल इंश्योरेंस की, ये 38,839 करोड़ रुपीज़ रही है, और इसमें 19.34% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं ना, केवल आपको इसमें ये है ना, ये डेटा जो होता है ये रटना पड़ता है आपको। द ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स एंड स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स वॉज 34.54%, 6.35%, 21.48% and 2.06% respectively. Which launch vehicle will carry ISRO's GSAT-20 into space during the second quarter of 2024? कौन सा प्रक्षेपण यान 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान इसरो के GSAT-20 को अंतरिक्ष में ले जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है फाल्कन 9। आपको जानना चाहिए इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये GSAT-20 जिसे रीनेम किया गया है GSAT-N2 के नाम से, ये स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, तो उसकी सहायता से स्पेस में जाएगा और 2024 के सेकंड क्वार्टर में हो सकता है। तो GSAT-20 जो एक हाई थ्रोपुट के बैंड सैटेलाइट है जो कि फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड फंडेड बाय है NSIL। 4700 kg इसका वेट है। फाल्कन 9 की अगर हम बात करें, ये एक रियूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय स्पेस एक्स। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट है। आपको जानना चाहिए स्पेस एक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है, इसने हाल ही में US मिलिट्री की जो सिक्योरिटिव X-37B ड्रोन है उसे भी रिसर्च मिशन पर भेजा है।
कहाँ से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में जो है वहाँ से। What does SMART 2.0 stand for in context of आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स? आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के संदर्भ में स्मार्ट 2.0 का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। देखिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन्होंने मिलकर स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। आपको बता दें, जो ये CCRAS है, ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है, और जो भी आयुर्वेदा से संबंधित फॉर्मुलेशन है, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन है, रिसर्च संबंधित, ठीक है, उसको यही देखता है। The objective of SMART 2.0 is to generate a tangible evidence to demonstrate efficacy and safety of Ayurveda interventions using interdisciplinary research methods and translating it into public health care. How long has the Ministry of Heavy Industries extended the tenure of the PLI scheme for automobile and auto components? भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI योजना की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है 1 ईयर। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, इसका जो टेन्योर है वो 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इस जो अमेंडेड स्कीम के तहत जो इंसेंटिव है वो एप्लीकेबल रहेगा 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से होगी। जो डिस्बर्समेंट है इस इंसेंटिव का, ये 2024-25 से जो है शुरू होगा। The scheme also specifies that an approved applicant will be eligible for benefits for 5 consecutive financial years, but not beyond the financial year ending on March 31st, 2028. आपको जानना चाहिए, the amendment also includes changes to the table indicating the incentive outlay with the total indicative investment amounting to rupees 25,938 crore. Who has been honored with the MS Swaminathan Award for contributions in the field of agronomy? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है BR काम्बोज। देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR काम्बोज इन्हें प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंटिस्ट के तौर पर और एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर एग्रोनॉमी के फील्ड में। आपको बता दें, थावरचंद गहलोत जो कि गवर्नर है कर्नाटका के, इन्होंने ये अवार्ड दिया है प्रोफेसर BR काम्बोज को। और ये सेरेमनी कहाँ पर हुई? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन अवार्ड के दौरान, जो कि राजमाता विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री हैज रिजेक्टेड ब्रिक्स मेंबरशिप? अर्जेंटीना। हु इज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? संतोष झा। विच इंडियन लीडर हिट 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब रिसेंटली? नरेंद्र मोदी। द रेजोल्यूशन फॉर द 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स वॉज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बोलिविया एंड प्रेजेंटेड बाय इक्वाडोर। The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 increases the total number of seats in the Jammu and Kashmir Assembly from 107 to what number? Answer is 114. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज माउंट पीले? वेयर इज डियर स्टोन मॉन्यूमेंट? वेयर इज कोह केयर आर्कोलॉजिकल साइट? वेयर इज बेल माउंटेन्स नेशनल पार्क? अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आए क्वेश्चन। तो देखिए, सितंबर का एक न्यूज़ है, सितंबर 2023 की, हमने कवर भी की थी। यूनेस्को एड्स 27 न्यू साइट्स टू इट्स हेरिटेज लिस्ट। इंडिया शांति निकेतन होयसाला इंसेम्बल्स ऑल्सो एडिड। तो हम तब पढ़े थे केवल शांति निकेतन होयसाला के संबंधित, लेकिन यूनेस्को ने उस वक्त टोटल 27 न्यू साइट्स जो है ऐड की थी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि 27 ऐड की हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको जो है, जो उसमें कुछ ऐसे नाम है जो क्वेश्चन में 1% पूछे भी जा सकते हैं, तो उन पर भी एक बार देख लेते हैं। तो इन 27 नई साइट्स में जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ दम है इन नामों में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपसे पूछ लिए हैं। तो ये आप ज़रूर आंसर कीजिएगा। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ही ले कि कहाँ पर है, तब आपको आइडिया ना हो कि ये एक कैसा स्टैटिक क्वेश्चन आया है। क्योंकि हमारी करंट अफेयर से मिलता जुलता है ना। 27 न्यू साइट्स ऐड की है, उसमें इंडिया की भी है, शांति निकेतन और होयसाला। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ पूछ ले कि कहाँ पर है ये। साथ ही आपको पता है नेशनल बर्ड्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।